अब सुनो, एरोबिक रेस्पिरेशन पे आ गया। टॉपिक क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपके नोट्स में रहेगा, उस समय देख लीजिएगा। सेम चीज हम लिख के भी बता रहे हैं, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है आप समझ गए? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द फूड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। इसका मतलब हम आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि दैट एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन द फॉर्म ऑफ, किसमें रिलीज हुआ है जी? ATP. What is ATP here? This is adenosine triphosphate. ठीक है, ये क्या है? Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. अब ये सोचो कि एटीपी में से हम में कैसे एनर्जी, तो आप जानते हो कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, इन सब का बात करना चाहिए ना मेरे को। तो बेसिकली एटीपी से एनर्जी कैसे रिलीज हो रहा है? देखो, एटीपी फाइनली मॉलिक्यूल्स है जिस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है। एटीपी से एक्चुअली ये एडीपी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हम आपसे क्या बोले? इट एक्चुअली एटीपी जो आप बोलते हो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वाटर के प्रेजेंस में मतलब हाइड्रोलिसिस हो जाता है इसका, और इट converts into the ADP. What is ADP? Adenosine, ये क्या था? ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है? डाइफॉस्फेट, ठीक है। प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स प्रोड्यूस होता है, प्लस फ्री एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। फ्री एनर्जी रिलीज होता है। दिस इज द एक्चुअली प्रोसेस। ये कहानी लिखने का मेरे लिए एग्जाम पर्पस से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी आप एक बात समझो, इसमें पूछेगा तो पूछेगा क्या? दैट इज अबाउट द फ्री एनर्जी। इवन दो हम लोग जो लिखे हैं ऊपर इसको एक बार जल्दी से देख लीजिए। देखो, एक तो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है? एनर्जी इज कन्वर्टेड, मतलब होता कैसे? प्रैक्टिकली समझो, एक रिचार्जेबल बैटरी है जी, ठीक है। रिचार्जेबल बैटरी है। रिचार्जेबल बैटरी कैसे काम करता है? एक बार डिस्चार्ज हुआ, फिर उसको चार्ज किए, तो बेसिकली एटीपी डिस्चार्ज हो रहा है किसमें? एडीपी में। एटीपी डिस्चार्ज हो रहा है एडीपी में, और फिर खाना खाए, फिर एटीपी रिचार्ज हुआ, फिर वो एटीपी में कन्वर्ट हुआ, और एटीपी में कन्वर्ट होकर क्या कर रहा है? वो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये पीआई जो लिखे हैं ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इसका कोई यूज नहीं, मत पढ़ना, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा इसलिए लिख रहे हैं कि आपको दिखे भी नहीं, ठीक है। ये देख लेना उस समय जब ये इसका सॉफ्ट कॉपी देंगे। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसका कोई यूज नहीं है। काम का चीज कौन है? फ्री एनर्जी, ठीक है। काम का चीज यहां पर कौन है? फ्री एनर्जी। कितना फ्री एनर्जी रिलीज होता है ये बात याद रखिएगा। दिस इज एक्चुअली 7.3 किलो कैलोरी, ठीक है। 7.3 किलो कैलोरी। इसका मतलब क्या है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, उसको तो अभी हम लोग बात नहीं किए हैं, ऊपर वाला रिएक्शन में लिखा हुआ है 38 एटीपी, ठीक है। अभी बात करेंगे। एक ग्लूकोज से 38 एटीपी रिलीज होता होगा, और 38 एटीपी से बेसिकली मतलब एक एटीपी से 7.3 किलो कैलोरी, एटीपी से कन्वर्ट किसमें हुआ? एटीपी में, और इसमें 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है। तो खुद सोच के देखो 38 एटीपी से कितना होगा, यानी 38 इंटू 7.3 कर दो, उतना ही एनर्जी एक ग्लूकोज से प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ गया? एक बार पूरा देख लो, हम फिर से बताएंगे इसको। ये बेसिकली हम लोग बात किए कि एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। अब एक बात देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन आपको खुद समझ में आ रहा है कि हम दो बार बात किए हुए, यहां रिएक्शन लिख के, ये पहला है और इसके आगे ये दूसरा है, ठीक है। तो एक्चुअली में एरोबिक रेस्पिरेशन इज द टू स्टेज प्रोसेस। मेरा बात समझ में आया? हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन is a two-stage process. Aerobic respiration is the two-stage process. Clear है? देखो, टू स्टेज प्रोसेस है, इसका मतलब हम लोग को दोनों स्टेज को देखना होगा, ठीक है। टू स्टेज है, इसमें हम लोग दो स्टेज में बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेज होता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। सबसे पहला स्टेज होता है ग्लाइकोलिसिस। इस फिगर में जो दिखाया है हम आपको वहां भी दिखाते चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ही डायग्राम में दिखाया हुआ है, इजी है समझना, ठीक है। ये वाला ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोज से ये जो बन रहा है, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस। होता क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल थ्रू ग्लाइकोलिसिस इज ब्रोकन डाउन इनटू द पायरुविक एसिड। क्या हुआ है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू द पायरुविक एसिड। कितना मॉलिक्यूल? वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द two molecules of the pyruvic acid, ठीक है। One molecule of the glucose is broken down into the
2 molecules of pyruvic acid. पायरुविक एसिड को दिस पायरुवेट भी वर्ड यूज करता है, दोनों हम लोग एक साथ यूज करते हैं. दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस. इसको क्या बोल रहे हो? ग्लाइकोलाइसिस. इसका दूसरा भी नाम है, दिस इज ईएमपी पाथवे. यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चलो अगला पेज में लिख लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें. दैट इज कॉल्ड ईएमपी पाथवे. ईएमपी 3 साइंटिस्ट है जी, बिना मतलब का कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है. दैट इज इम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्नस. नाम नहीं याद रखना है, इसलिए हम फास्ट मूव किए यहां पर. ठीक है, इम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्नस. ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट मिलकर बनाया है ईएमपी पाथवे. हाँ, ये नाम याद रखोगे. दिस पाथ इज कॉल्ड ईएमपी पाथवे. क्लियर है मेरा बात? ये जो पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का चलता है, दैट अकर्स इन साइटोप्लाज्म. कहां चल रहा है? दैट अकर्स इन साइटोप्लाज्म. देखो यहां पर लिख दिया है, दैट अकर्स इन साइटोप्लाज्म. ठीक है ना, ये जरूरी पॉइंट है. ठीक है, दैट अकर्स इन साइटोप्लाज्म. ग्लाइकोलाइसिस कहां चलता है? साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म यानी इतना दिन से जो माइटोकॉन्ड्रिया सुनते हो, उसमें फिर क्या हो रहा है? एक्चुअली में उसमें सेकंड स्टेप होता है, दैट इज एक्चुअली नोन एज क्रैब साइकिल. ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रैब साइकिल, जो सेकंड स्टेज में हो रहा है. ये है, देखो पायरुविक एसिड से आपका जो ये एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस है, मतलब पहला स्टेप में क्या हुआ? पायरुविक एसिड तक का फॉर्मेशन हुआ. पायरुविक एसिड से जो ये दूसरा फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड क्रैब साइकिल. ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रैब्स साइकिल. ठीक है, ये जो चल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्रैब साइकिल, और इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस. क्लियर है? क्लियर है? चलो हम एक बार लिख के पूरा इसको समझा देते हैं, जो इस डायग्राम में ही लिखा हुआ है. ठीक है, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन की आप लोग बात किए, दिस इज द 2 स्टेज प्रोसेस. इसका मतलब हम लोग को सबसे पहले स्टेज 1 का बात करना चाहिए. ठीक है, तो स्टेज 1 में क्या होगा? स्टेज 1 में क्या होगा? खाना जो खाए हो पहले उसको तोड़ना जरूरी है. खाना खाया हो वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ है हमारे बॉडी में? दैट इज द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो टॉपिक हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे. ठीक है, तो बेसिकली जो फूड हम लोग कंज्यूम किए दैट इज एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दो, जल्दी जल्दी बोलो ग्लूकोज का फॉर्मूला. बच्चे जैसा क्वेश्चन पूछने, जल्दी बताइए, नहीं तो आप लोग फिर सो भी जाएंगे पढ़ते पढ़ते. ये भी हो सकता है ना, तो इसलिए बीच बीच में टाइप भी कर दीजिए. ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलिए. चलो, ये बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, C6H12O6 हम आपसे पूछे ही क्यों होंगे? मेरा पर्पस वो है ही नहीं कि आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला बता यहां पर याद रखना. एक्चुअली में ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक करेंगे. ठीक है, ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक करेंगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पायरुविक एसिड. यानी ये जो प्रोसेस है स्टेज 1, इसको हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे थे? दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. और इसी को हम बोल रहे थे ईएमपी पाथवे. ठीक है, ईएमपी पाथवे. ठीक है, ईएमपी जो है ये क्या है? आपको बोलेंगे दिस इज एक्चुअली द नेम ऑफ साइंटिस्ट. दिस इज नेम ऑफ साइंटिस्ट. ये है एम्बेडेन, मेयरहॉफ. चलो अच्छा है, खुद भी मिट रहा है, हम हटा भी दे रहे, नहीं तो आप रटने भी बैठ जाओगे. बिना मतलब का टाइम पास के लिए रटने का जरूरत नहीं है. दैट इज एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस. ठीक है, ये इनका नाम है. ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है. ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है, इसका फॉर्मूला क्या बोले थे जी आप लोग? दिस इज C6H12O6. ये तो हर कोई जानता है. ठीक है, फिर मतलब क्या है इसका? एक्चुअली में ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द पायरुविक एसिड. ठीक है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द पायरुविक एसिड. ठीक है, ये क्या प्रोसेस हुआ जी? ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, कहां पर हुआ ये रिएक्शन? साइटोप्लाज्म में. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है, साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये रिएक्शन कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म. सेल याद है ना, उसमें जो लिक्विड था उसी में क्या होता है? दिस साइटोप्लाज्म का मतलब दैट लिक्विड इज, मतलब ओवरऑल पूरा में क्या होता है? दैट इज साइटोप्लाज्म. वहीं पर हम लोग बात कर रहे हैं, उस लिक्विड में ही हो रहा है. ठीक है, तो इसमें ब्रेक किसमें होगा? दैट ब्रेक्स इनटू द फॉर्म ऑफ पायरुवेट. पायरुवेट को ही क्या बोलते हो? पायरुविक एसिड. एक ही बात है. ठीक है, पायरुविक एसिड. ठीक है, अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज टूटा. कितना मॉलिक्यूल ग्लूकोज टूटा? 1 मॉलिक्यूल. ठीक है, दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. तो हम बस आपसे इतना ही सवाल पूछना चाहते हैं, पायरुविक एसिड में कितना कार्बन होगा? पायरुविक एसिड में कितना कार्बन होगा? जल्दी बोलो. ये क्वेश्चन पूछा है ना अभी, बीपीएससी पूछा था ना, रिसेंटली पूछा है कोई, बीपीएससी पूछा है सर. जल्दी बताओ. 3.
बेसिक क्वेश्चन है, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूट जाता है। एक्चुअल फॉर्मूला होता है C3H4O3, ठीक है। आपको फॉर्मूला नहीं रटना है, हम लिखते रहे यहां पर, मत देखो कुछ पॉइंट्स जो हल्का कलर में कर दे रहे ना, मत रटना, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसे ही लिखना जरूरी होता है, बस लिख देना C3H4O3। आपको बस इतना ही जानना है कि दिस इज एक्चुअली 3 कार्बन। इसके पास क्या होता है, दिस इज 3 कार्बन। नहीं भी जानते तो भाई कॉमन सेंस है कि एक ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूटेगा तो बेसिकली क्या होगा, एक से दो पार्ट में टूट रहा है, यानी आधा हो जाएगा। इसके पास 6 था तो इसके पास कितना हो गया, दिस इज 3, ठीक है। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में एक्चुअली में 4 एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में 4 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। आप बोलोगे 4 एटीपी प्रोड्यूस हुआ तो कैसे, मतलब आगे तो संख्या ज्यादा हो जाएगा। नहीं, हम बोले 4 एटीपी पूरा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है, पर ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, ठीक है। इस रिएक्शन को भी करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो इसमें से 2 एटीपी एनर्जी कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो नेट गेन कितना होता है, दैट इज 2 एटीपी, ठीक है। नेट गेन कितना होता है, दैट इज 2 एटीपी, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं नेट गेन इन ग्लाइकोलाइसिस कितना हुआ, दिस इज एक्चुअली 4 - 2 होता है, मतलब 4 एटीपी प्रोड्यूस होता है टोटल, उसमें से 2 एटीपी कंज्यूम हो जाता है, तो फाइनली कितना बचता है इसके पास, 2 एटीपी, ठीक है। तो नेट गेन कितना हो गया हमारा ग्लाइकोलाइसिस में, 2 एटीपी। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। हम लोग पहला स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। पहला स्टेप हो गया है, अगला हम लोग दिस क्रैब साइकिल पढ़ने वाले हैं। हम आपसे क्या बोले अभी, बात समझिए। हम आपसे बोले कि देखो एरोबिक रेस्पिरेशन को 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला बोले ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में एग्जाम में अगर कुछ पूछेगा तो पहले इसका लोकेशन पूछेगा कहां चल रहा है, ठीक है। लोकेशन पूछेगा कहां चल रहा है, दैट इज इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। दूसरा ये भी सवाल हो सकता है कि क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड बनाएगा, ठीक है। पायरुविक एसिड भी इस प्रोसेस में कितना एनर्जी फाइनली बचता है, दैट इज 2 एटीपी। कितना बचता है, 2 एटीपी। ईएमपी पाथवे इसको बोलते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है। तो आगे बढ़े, बताइए कुछ दिक्कत है, बोलो जी। नेक्स्ट क्या है हमारा, बताओ जल्दी, तब तक हम लिख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। आप बताइए इसमें कुछ दिक्कत है तो। नेक्स्ट इज स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 2 इसी का नाम है एक्चुअली में क्रैब साइकिल, ठीक है। बढ़िया है, दिक्कत नहीं है। एक बार कर लेते हैं, हम फिर से आपको रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। पूरा टॉपिक रिपीट कर देंगे इसमें, ठीक है। पहले समझो इसको, ठीक है। दूसरा किसका बात कर रहे हो जी, क्रैब साइकिल, ठीक है। दूसरा क्या है, क्रैब साइकिल, लिखिए दिस इज कॉल्ड क्रैब साइकिल, ठीक है। यही पूछता भी है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्या हम लोग देख रहे हैं, दिस इज क्रैब साइकिल, ठीक है। इसका और भी नाम देता है जी, इसको बोलता है सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। क्यों दिए, और लिखना चाहिए मेरे को, ठीक है। और क्या बोलता है इसको, और सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। और इसी को बोलता है टीसीए साइकिल, ठीक है। एक्चुअली टीसीए का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। टीसीए का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी नाम दिया जाता है, दैट इज टीसीए साइकिल, ठीक है। तो टीसीए साइकिल भी वर्ड यूज करता है, ठीक है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड टीसीए साइकिल, समझ गए। तो एक्चुअली में क्रैब साइकिल, बेसिकली क्रैब साइकिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को याद रखो। अब क्या करेगा क्रैब साइकिल भाई, क्रैब साइकिल देखो, जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, देखो यहां पर, ठीक है। ये क्या हुआ है, पायरुविक एसिड, वापस वही है, ठीक है। सेम डायग्राम को हम एलोबरेट करके लिख रहे हैं, और कुछ नहीं किया। हम क्या लिखे, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो पायरुविक एसिड बन गया, यही चीज तो हम भी वहां पर लिखे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसी को एलोबरेट करके हम भी लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, अब पायरुविक एसिड, एक बार जल्दी से देखो, पायरुविक एसिड क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अब ऑक्सीजन कहां होगा जी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहां चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये रिएक्शन कहां चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और फाइनली ये कंप्लीट ब्रेकडाउन करता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, CO2 H2O प्लस 18 ATP, ठीक है। यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड क्या देगा, 18 ATP या 38 लिखा है, कैसे आ रहा है बताते हैं आपसे, ठीक है ना। तो ये इसलिए हम लोग स्टेज में तोड़े हुए हैं, ठीक है। तो 18 ATP एनर्जी रिलीज होता है। तो इसमें क्या ही करेंगे हम लोग, सबसे पहले बोलेंगे पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड तो अपना पायरुविक एसिड तो अपना रिजल्ट आया ना जी, यहां पर क्या है, पायरुविक एसिड, तो उसी को बोल रहे हैं हम लोग पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड क्या होगा, इन
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया पर। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया पर ऑक्सीडाइज होना चालू होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहां चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कहां चल रहा है? इसीलिए इसको एरोबिक बोलते हैं। तो पहला स्टेप में तो जरूरत ही नहीं था ऑक्सीजन का, ठीक है। तो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्या चाहिए इसको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में है, और क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? कंप्लीट ब्रेकडाउन कर देगा। ये कितना है? दिस इज वन मॉलिक्यूल, दिस इज वन मॉलिक्यूल, दिस इज वन मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर्मूला तो समझ ही जाओ, C3H4O3, दोबारा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। पायरुविक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग? पायरुवेट, सेम नाम है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें क्या किया कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया। CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। एनर्जी जो रिलीज होता है दैट इज एक्चुअली ATP इन 18, ठीक है। 18 ATP रिलीज होता है। कहां लिखा जाए? यहां दिख जाएगा ना आपको 18, नीचे ही कर देते हैं इसको। CO2 प्लस H2O प्लस 18 ATP। अब समझ में आया कि एक मॉलिक्यूल कितना एनर्जी रिलीज किया? 18 ATP, ठीक है। एक मॉलिक्यूल कितना एनर्जी रिलीज किया? 18 ATP, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड एनर्जी रिलीज कर रहा है 18 ATP। इसका मतलब कितना था? आप देखो, पहले लिखे हम 2 ATP, सॉरी 2 पायरुविक एसिड, या कितना मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो इसका मतलब इसका जो 18 ATP है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 18 इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। 18 लिखेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो 18 ATP इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड कर देते हैं, तो रिजल्ट कितना आया? 36 ATP, 36 ATP, ठीक है। और ये जो पुराना रिएक्शन था इसमें हम लिखे हुए कितना है? 2 ATP। इसमें कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है? 2 ATP। तो इसको लाकर जोड़ दें, ठीक है। इसको लाकर क्या लिखेंगे यहां? ग्लाइकोलिसिस से कितना प्रोड्यूस हुआ था? ग्लाइकोलिसिस जो पहला स्टेप था, ग्लाइकोलिसिस यानी स्टेप 1 जो था, दिस इज एक्चुअली स्टेप 1 से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था, कितना हुआ था? दिस इज 2 ATP। तो टोटल एनर्जी कितना रिलीज हो गया? दैट इज 8 ATP, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी? सॉरी 38 ATP, 8 बोल दिया था ना। कितनी एनर्जी रिलीज हुआ? 38 ATP। यही मुझे बताना था कि एनर्जी जो ये 38 आता है ये कैसे आता है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि बेसिकली सेकंड स्टेप जिसको हम लोग क्रैब साइकिल बोल रहे हैं, इसका और भी नाम रखे हम लोग, जैसे इसी को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल बोले। इसमें क्या होता है? पायरुविक एसिड कंप्लीट ब्रेकडाउन करता है। पायरुविक एसिड जो फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट है, 2 मॉलिक्यूल्स बना हुआ है, वो कंप्लीटली टूटेगा, ठीक है। हालांकि इसमें भी बीच में स्टेप्स होता है, हम नहीं बताने जा रहे हैं उसको, ठीक है। एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। बहुत लोग उसको जबरदस्ती का देखो, ये सब 12 में डाला हुआ है, ठीक है। तो इसको जबरदस्ती का समझाने का कोई खास मतलब नहीं होता है कि देखो एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। ये सब कोई बकवास वाला बात है। एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो जबरदस्ती का दिखाना कि ये सब होता है। क्लास 12 में काफी कुछ ये सब दिया हुआ है, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पायरुविक एसिड ब्रेक हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक होता है और 18 ATP एनर्जी रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो 18 अब एक मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस हुआ, तो 2 मॉलिक्यूल से कितना हुआ? 36 ATP, ठीक है। अब नेट गेन हम लोग का यहां पर कितना बच हो रहा है? दैट इज पुराना स्टेप 1 को जोड़ दो और स्टेप 2 से ले आओ, तो टोटल हो जाता है 38 ATP। और यहां पर ये सारा रिएक्शन याद रखिएगा, दैट इज रिएक्शन इज गोइंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसलिए हम लोग को यहां पर ऑक्सीजन का जरूरत, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था, दिस कंप्लीट हो चुका है। हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, दिक्कत होगा तो बताइएगा, लेकिन पहले मेरा एक बात और सुनिए, ठीक है। हम आपसे क्या बात किए? हम एक्चुअली में टॉपिक जो देख रहे थे, हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में एक इक्वेशन से स्टार्ट किए। इसमें बोले देखो ग्लूकोज हमारा फाइनली कंज्यूम होगा, इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करेंगे। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस के लिए कोई ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ये पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है और पायरुविक एसिड में बेसिकली जो फॉर्म होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब दिस बिकॉज ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है, इसी में फाइनली ब्रेक डाउन होता है और 38 ATP रिलीज करता है। यानी इस पूरे प्रोसेस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना चाहें। लेकिन ये ATP जो बार बार आपसे वर्ड यूज कर रहे हैं, ATP को समझने का कोशिश करो कि ATP क्या है। दिस इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी यानी ATP मॉलिक्यूल्स होता है, एनर्जी का बात करते हैं।
हैं। एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है। एटीपी जैसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एटीपी का फुल फॉर्म लिखने का तो जरूरत नहीं है, आप समझ ही रहे हो, लेकिन बस डी का लिख दे रहे हैं। डी का मतलब होता है डाई, ठीक है। ए का वही है एडेनिन, दिस एडेनोसिन, और डी का मतलब हो गया डाई, और पी का मतलब फॉस्फेट, ठीक है। प्लस कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है, प्लस फ्री एनर्जी होता है। हमारे काम का यहाँ पर सिर्फ फ्री एनर्जी है, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी कैसे रिलीज होता है। तो एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू द एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें, चलो ये दो स्टेज का जो प्रोसेस था, इसको पहला स्टेज में देखें, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का ही दूसरा नाम EMP पाथवे है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का ही नाम EMP पाथवे है। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट और पायरुविक एसिड में फॉर्म होता है, और फाइनली इसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड, और इसमें आप देख रहे हो कि फाइनली 4 ATP एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन ये 4 ATP में से अपना ही रिएक्शन को करने के लिए 2 ATP कंज्यूम हो जाता है, और फाइनली जो रिजल्ट होता है दैट इज एक्चुअली 2 ATP, ठीक है। अब इसके आगे आप देखें कि स्टेज 2 में हम लोग क्रैब्स साइकिल का बात किए। क्रैब्स साइकिल में बेसिकली इसी का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल है। इसको भी आप याद रखेंगे, कभी कभार छोटा वाला क्वेश्चन जो बेसिकली इस बार टाइप से पूछा था, पूछ सकता है। उसके इसमें पायरुविक एसिड बेसिकली जो एक मॉलिक्यूल है, उसका हम लोग अब देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होगा, और CO2H2 जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है प्लस 18 ATP एनर्जी रिलीज कर देगा। एक मॉलिक्यूल 18 ATP के, तो दो मॉलिक्यूल कितना करेगा, 36 ATP। और स्टेप 1 में हमारे पास 2 ATP बचा हुआ था, तो उसको मिला के हम लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पर 38 ATP एनर्जी रिलीज हो चुका है। और एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो ये पूछेगा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज 38 ATP। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, 38 ATP। चलिए बताइए, कोई दिक्कत है?